Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So in today's class we will start a new chapter and the name of the chapter is deficit financing. As we know, the meaning of deficit financing is a measure to meet the deficit of the government's budget. हम जानते हैं कि गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट कब होता है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएं गवर्नमेंट रिवेन्यू से, तो उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या हो गया, वो मेज़र जिसके ज़रिए हम गवर्नमेंट डेफिसिट को मीट कर सकते हैं, वो हो जाएंगे हमारे, उसे हम क्या बोल सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे, देखिए अब गवर्नमेंट इनमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर ले, कोई भी मेथड अडॉप्ट कर ले तो वो क्या बन जाएगा, उसे हम कह सकते हैं कि हम इस तरीके से अपने जो डेफिसिट है उसे मीट कर पा रहे हैं। जैसे कि टेकिंग लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से लोन ले ले। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब सेंट्रल बैंक से लोन लेगी इंडिया, लोन लेती है, तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई को नए नोट भी इशू करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक लोन तभी देता है जब आरबीआई जो है वो नए नोट प्रिंट करता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है बाय विड्रॉइंग कैश बैलेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट का जो खजाना होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट के सारे रिसिप्ट्स आते हैं, टैक्सेस की कलेक्शन होती है, वो रखा जाता है, वहाँ से पैसा निकाल लिया जाए तो भी डेफिसिट को मीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इशूइंग न्यू करेंसी बाय आरबीआई। अगर आरबीआई नई करेंसी इशू करे तो वो भी काम आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग के। तो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए जिसके थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग को मीट किया जा सकता है, कि जो बजट डेफिसिट है उसे मीट किया जा सकता है। पहले आरबीआई से लोन ले सकता है, दूसरा कि जो डेफिसिट है वो जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है वहाँ से पैसे निकाल लिए जाएं तो उसको मीट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर आरबीआई जो है वो नई करेंसी इशू कर दे तो भी क्या होगा, तो भी डेफिसिट को मीट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट द मेथड अडॉप्टेड टू मीट द डेफिसिट। यहाँ पर देखिए मैंने डाला हुआ है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द मेथड अडॉप्टेड टू मीट द डेफिसिट ऑफ द बजट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। आई नो आपको थोड़ा बहुत राइटिंग में कन्फ्यूज़न होगा, पर अभी इसी से काम चला लीजिए। चलिए बढ़ते हम आगे अपने इसी चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। चलो डेफिसिट आ गया, अब डेफिसिट को मीट करने की क्या ज़रूरत है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, वॉर टाइम फाइनेंसिंग। वॉर टाइम फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए जब वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है या वॉर होती है कंट्री की, तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं। अब गवर्नमेंट के खर्चे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं जितना गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है, तो डेफिसिट की प्रॉब्लम तो आएगी। तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास एक ही अल्टरनेटिव बचता है, और वो अल्टरनेटिव क्या होता है, सेंट्रल बैंक से लोन लेना। तो सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया में, आरबीआई है। अब सेंट्रल बैंक से लोन ले रहे हैं तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, नए नोट्स छापने पड़ेंगे, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि क्रेडिट मनी बढ़ जाएगी मार्केट में। और अगर हम देखें कि वॉर का क्या रिज़ल्ट होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। और जो अमाउंट है डेफिसिट फाइनेंसिंग की, वो किस पर डिपेंड करेगी, कितनी देर तक वॉर चलती है, कितनी देर तक युद्ध चल रहा है। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों मीट करते हैं हम, जो हमारा अगर एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ज़्यादा आ गए तो हम उसे कंपनसेट करने की कोशिश क्यों करते हैं। सेकंड पॉइंट है रिमेडी फॉर डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग को एक रिमेडी माना जाता है डिप्रेशन से लड़ने के लिए, या फिर बोला जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। कैसे, देखिए अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, ये देखिए नेक्स्ट इधर देखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट से इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। मतलब अगर मैंने 100 रुपया लगाया तो 100 से मैं 1000 रुपये अर्न कर सकती हूँ थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिंग दोज 100 रुपीज़। और उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हो गया। क्योंकि एक बार सेकेंड पॉइंट पर आइए कि अगर देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है
कौन सी कंट्रीज़ में? जो ऑलरेडी डेवलप्ड हों, तो ऑब्वियस है कि उससे इन्वेस्टमेंट में लगाया जाएगा और इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम मैनीफोल्ड बाय यूजिंग मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्या है मैं आपको अगले क्लासेस में बताऊंगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैकवर्ड कंट्रीज़ में हमें पता है इनकम क्या होती है? लो होती है। मैंने क्या बात की कि जो बैकवर्ड कंट्रीज़ होंगी वहाँ लेवल ऑफ इनकम लो होगा, तो कैपेसिटी टू सेव भी लो होगी। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो वो क्या करेगा? कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल फ्लो, तो उससे कैपिटल फ्लो होगा। यहाँ लो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि कैपेसिटी टू सेव लो हो गया, तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल भी क्या होगा? लो होगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या करेगी? डेफिसिट फाइनेंसिंग फोर्स करेगी सेविंग को। सेविंग होगी तो प्राइस राइज होगा, ऑब्वियस है। प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो किसको लीड करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने को। कि इनडायरेक्टली फ़ायदा किसका हो रहा है? प्रोड्यूसर का हो रहा है थ्रू प्रोडक्शन इंक्रीमेंट। क्लियर? ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब आगे हम पढ़ेंगे मेजर्स टू कंट्रोल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, जो मनी डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू इकट्ठी की जाती है उसे इन्वेस्ट किया जा सकता है प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट कलेक्शन ऑफ एडिशनल इनकम। देखिए, एडिशनल इनकम कुछ भी हो डेफिसिट फाइनेंसिंग की, उसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है किस फॉर्म में? टैक्सेस एंड सेविंग की फॉर्म में, और यहाँ पर इन्फ्लेशन का भी कोई डर नहीं रहता। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट। जेस्टेशन पीरियड जनरली अगर मैं प्रोडक्शन के केस में बात करूँ तो जेस्टेशन पीरियड होता है वो टाइम जब प्रोडक्शन होने से कस्टमर तक पहुंचने तक, वो प्रोडक्ट फिनिश गुड जब पहुंचती है उसके बीच का जो टाइम लैग होता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब देखिए, शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट मतलब क्या है कि अगर आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा किया है तो आप उन्हें ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाएं जिसे आप बहुत जल्द रिवेन्यू में क्या कर सकें? कन्वर्ट कर सकें। रिवेन्यू में जल्द से जल्द कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। एक टाइम तो ऐसा है कि अगर हमें टाइम ज़्यादा लगता है रिवेन्यू जनरेट करने में, जहाँ हम पैसा लगाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है उस दौरान, क्योंकि सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर टाइम छोटा रहेगा, जेस्टेशन पीरियड जिसे हम बोल सकते हैं कम रहेगा, तो वो क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर भी और रिवेन्यू को लेकर भी, और इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोल ओवर हाइपर राइज इन प्राइस। की प्राइसेस पर कंट्रोल रखना है। कैसे रख सकते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सही से इस्तेमाल करके, जैसे कि राशन की जो चीज़ें होती हैं, जो नेसेसिटीज़ होती हैं, उनके प्राइसेस पर जो गवर्नमेंट है वो खुद अपना राइट रखे कि कितने बढ़ाने कितने कम करने हैं। पूरा कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ओवर टू मच इंक्रीज इन वेजेस। कि अगर वेजेस में भी कुछ बढ़ रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से, तो इन्फ्लेशन के चांसेस क्या होते हैं? थोड़े हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, तो यह है, वही तो हम बात कर रहे हैं कि हमने पैसा तो इकट्ठा किया, उसे प्रोडक्शन में भी लगाया, लेकिन वेजेस हमें उतने ही पे करने पड़ रहे हैं, जिससे कि हमारा जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए, एक कंट्री के पास अनयूटिलाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब बाई चांस मान लो मेरे पास कोई मशीनरी है जो 100 प्रोडक्ट बना सकती है, लेकिन मैं 80 ही प्रोडक्ट बना रही हूँ आजकल। क्यों? क्योंकि मेरे पास हो सकता है मैन पावर ना हो या कोई और रीज़न हो, तो मेरी 20 प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी अनयूटिलाइज हो रही है ना। तो यही है कि अगर एक कंट्री के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हेल्प करेगा उसके अंदर उन सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने में। प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और प्राइस भी इतने नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर बात करें इंक्रीज इन सेविंग, और यहाँ पर हम सेविंग बढ़ने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में बात कर रहे हैं? कैश फॉर्म में। अगर कैश फॉर्म में सेविंग बढ़ती है
ठीक है। और वो किस वजह से हुआ है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक, ताकि और वो रीज़न क्या होता है, क्योंकि पीपल जो लोग होते हैं वो अपने पैसे को किस फॉर्म में रखते हैं, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक। देखिए सेफ लिमिट जो होती है ना डेफिसिट फाइनेंसिंग की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, लोगों की कोऑपरेशन पे। अगर लोग विलिंग हो जाएं कोऑपरेट करने के, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो जो बर्डन होता है बढ़े हुए टैक्सेस का, इन्फ्लेशन का, उन्हें काबू में रखा जा सकता है। लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिससे कि ये फिस्कल डेफिसिट का जो कंसेप्ट है उसे सक्सेसफुल बनाया जा सके और कैपिटल फॉर्मेशन की जा सके। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स की सप्लाई को बढ़ा दें विद द यूज़ ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो प्राइस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सप्लाई का और प्राइस का रिलेशन आपको पता है कि सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाते हैं। सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा सकता है इंपोर्ट करके, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को अगर हम इम्प्रूव करें। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना पड़ता है किस चीज़ पर, लग्जरी गुड्स होती हैं और अननेसेसरी गुड्स होती हैं उनके इंपोर्ट पर। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल शुड बी एनकरेज। उन्हें हमें बढ़ावा देना ही देना है कैपिटल गुड्स को। किसे डिस्करेज करना है, लग्जरी गुड्स को, अननेसेसरी। लेकिन एनकरेज किसे करना है, कैपिटल गुड्स को और रॉ मटेरियल को, जिसका रिजल्ट क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। और प्राइस को हम चेक पर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्राइस बढ़े हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे कि मेजर्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के। एक कई बार ये पॉइंट बन जाता है आपका, वो मैंने इसके अंदर डाला नहीं है नोट्स में, लेकिन कई बार डेफिसिट फाइनेंसिंग को लेके क्वेश्चन बनता है कि इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर आप दोनों इम्पैक्ट बताएंगे, फेवरेबल इम्पैक्ट्स भी बताएंगे और जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी बताएंगे। फेवरेबल इफेक्ट क्या हो सकते हैं मैं बता देती हूँ, एक बार फटाफट सुन लेना। कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, अनयूटिलाइज रिसोर्सेज, उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है न्यू रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ की जा सकती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, उन्हें अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। मॉनेटरी डिमांड को इंक्रीज़ किया जा सकता है मार्केट में और ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। ये थी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग के, कि फेवरेबल इम्पैक्ट क्या होंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग के। अगर हम बात करें एडवर्स इम्पैक्ट क्या होंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग के इकोनॉमिक ग्रोथ पर, तो वो होता है अनडिज़ायरेबल पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं पता कि कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही है। हो सकता है कि अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए। बैंक्स बहुत ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग को भी बढ़ावा देती है। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर भी लोगों का गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा सेविंग करना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी बढ़ जाती है। जो कॉस्ट होती है, खर्चे होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक डेफिसिट फाइनेंसिंग का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।